नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। बात होगी राज्यवार खबरों और खेल की दुनिया की बड़ी हलचल की भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक। समीक्षा होने तक दर्ज नहीं होगी नई एफआईआर। जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी अगली सुनवाई। मैरिटल रेप पर नहीं आ सका फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में सुनाया खंडित फैसला। पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की दी छूट। प्रधानमंत्री ने सपने को सच कर दिखाया। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के विमोचन पर बोले उपराष्ट्रपति। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी की प्रामाणिकता और पारदर्शिता पर विरोधी भी आरोप नहीं लगा सकते। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का कल करेंगे शुभारंभ। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर होगा जोर। और कमजोर पड़ने के बाद आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान असानी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना। मलकानगिरी समेत 5 दक्षिणी जिलों में हाई अलर्ट। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इसमें कई क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में भारत ने जीसीसी के साथ अधिक व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत को 2022 से 2024 तक के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिलीपींस के मनीला में हाल ही में हुई महासभा की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्लोवाकिया, सूडान और नेपाल के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति ने तीनों राजदूतों से अलग अलग बातचीत की और उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारत के साथ इन देशों के मित्रतापूर्ण और बहुआयामी संबंधों का भी उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में चल रही कई प्रोजेक्ट्स की प्रगति से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आमंत्रण भी दिया। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,897 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 143 की कमी दर्ज की गई है। यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों में ढील के बीच अगले सप्ताह से हवाई अड्डों और विमानों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। हवाई यात्रा को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अल जजीरा के पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की वेस्ट बैंक में गोलीबारी में घायल होने के कारण मौत हो गई है। यरूशलेम के अल कुदस समाचार पत्र के लिए काम करने वाले एक और पत्रकार भी गोलीबारी में घायल हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन कस्बे में इजरायली सेना की कार्यवाही के दौरान ये गोलीबारी हुई। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अनुसार 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। 77,656 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, जबकि 49,215 ने गंगोत्री धाम, 46,405 ने यमुनोत्री धाम और 30,773 ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। जुहू में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वहीं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विले पार्ले के पवन हंस अंत्योष्टि स्थल पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। ये दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार जताया।
और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र हो या राज्य सरकार 124A के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अदालतों की तरफ से आरोपियों को दी गई राहत जारी रहेगी। प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक केंद्र के पास प्रावधान पर फिर से गौर करने का समय होगा। इससे पहले केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सलाह दी थी कि पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शीर्ष अदालत राजद्रोह संबंधी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया है। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. One thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other. दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में खंडित फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अदालत के एक न्यायाधीश ने इस प्रावधान को खत्म करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि ये असंवैधानिक नहीं है। खंडपीठ ने पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि ये अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिनका उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया है जिन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया है कि सपनों को साकार किया जा सकता है। दिल्ली में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में उन्होंने एक विशेष स्थान बनाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अनूठी पुस्तक विशिष्ट विचारधारा, उनका सक्रिय नजरिया और श्रेष्ठ परिवर्तनकारी नेतृत्व समेत विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को एक अनूठा संकलन बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं के दृष्टिकोण के बारे में भी बताती है। The people, the younger generation of the country, they should know the in and outs of the great contribution made by the Prime Minister. He is the Prime Minister of the country, elected Prime Minister, and elected each time with more majority. And the country today is happy that India is respected and recognized worldwide thanks to Narendra Bhai Modi's leadership. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में देश सबसे ऊपर है और वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, बल्कि रचनात्मक तरीके से उच्च लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए सबसे बेहतर परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। अमित शाह ने ये बात मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कही। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश का निर्विवाद नेता करार दिया और कहा कि उनकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता पर उनके राजनीतिक विरोधी भी आरोप नहीं लगा सकते। व्यक्ति अपने आसपास का ही सोचता है, अपने परिवारजनों का ही सोचता है, परिवार के बाद समाज का सोचता है। यहां पर उल्टा है, उन्होंने कहावत को गलत साबित कर दिया है। इन्होंने समाज को ही अपना परिवार मानकर आगे बढ़े हैं। देश की राजनीति में ऐसा नेता दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पाते जिसके परिवार को कोई जानता ही न हो, परिवार के किसी व्यक्ति का नाम कहीं पर किसी ने सुना न हो। द ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये कहावत को मोदी जी ने गलत साबित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
कार्यक्रम में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासंग दोरजी सोना, मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। इस मौके पर ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अत्याधुनिक संग्रहालय की पट्टिका का भी उद्घाटन करेंगे। वे विधानसभा परिसर में विधानसभा पुस्तकालय और प्रदर्शनी और जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राजभवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनों पर बनी हुई है हमारी संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकायों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा और विधायिका के प्रति जन आस्था को मजबूत बनाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंतन और मंथन किया जाना है। लोकशाही संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास मजबूत को बनाने को लेकर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये जो सम्मेलन है, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ दीक्षा, देखिए अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 18वीं पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर पहुंचे हैं और इसी के संबंध में हमारी सहयोगी कृति मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। कृति, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंतन और मंथन किया जाना है। लोकशाही संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास मजबूत बनाने को लेकर ये जो संघ का सम्मेलन है, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, देखिए दीक्षा, अगर हम सबसे पहली बात करें तो देखिए 18वीं ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस है इंडिया रीजन की जोन 3 की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश इसको होस्ट कर रहा है। देखिए सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहेगा इस बार कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कनेक्टिविटी को लेकर क्या इश्यूज हैं। इसके अलावा लगातार जो बहुत बड़ी स्कीम्स आ रही हैं उनका किस तरह से और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस पर भी चर्चा होगी। तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ एक जो थीम है इस पूरे कॉन्फ्रेंस की, वो है वोकल फॉर लोकल। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि जो ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे वो कल हो, इसके अलावा परसों हो, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की डेलिकेसीज हैं, हैंडक्राफ्ट है, हैंडलूम है और लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर, उसको एक प्रेजर्वेशन, एक कंजर्वेशन की जो बात है, इस पर भी चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें पार्लियामेंट्री गवर्नेंस किस तरह से और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन कैसे और बढ़ाया जा सके, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसका इनॉग्रेशन कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। दीक्षा, बिल्कुल, बहरहाल नजर रहेगी कल जब इनॉग्रेशन होगा और ये देखना जरूर रहेगा कि क्या कुछ नई जानकारी हमें वहां से मिलती है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृति। बढ़ते हैं आगे और आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हिंदी समाचार बुलेटिन आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि संसद टीवी कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। Why do you think that this law is regarded as a landmark law? For the first time in the country, it has empowered and given voice to the mental health patients, and it has decriminalized section 309, which is attempt to suicide. A landmark paradigm shift from the custodial care to mental health care under the Mental Health Act 2017 is a very big reason to celebrate 75 years of independence. Watch with us, 75 years, laws that shaped India. आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले कानून को भी 1977 में संसद ने रद्द कर दिया।
इस तरह के कानून के अंतर्गत सिर्फ मैं ही नहीं, भारत की हजारों संख्या के लोग नजरबंद किए गए थे और लाखों की संख्या में उनके जो परिवार के सदस्य और उनके ऊपर जो विपत्ति ढाई गई थी, इसी कानून को समाप्त करने की बात है, जिसका कि मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जिसे और मजबूत बनाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य को डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। उन्होंने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कोविड-19 के संदर्भ में टीम 9 के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और चौथी लहर की आशंका के बीच कोविड प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, वो अवैध कब्जा 31 मई तक छोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस की खेती और विकास के लिए क्रेड्यूस और हाइडल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत 1 लाख हेक्टेयर वन और गांव की जमीन पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत 10 वर्षों में 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट की खेती की जाएगी, जिसकी कीमत इस अवधि में $1.5 अरब होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। वो 94 वर्ष के थे और 7 मई से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। उन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के सालिंदर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के पास से एक AK राइफल, 3 मैगजीन बरामद हुई है। वहीं अन्य 2 आतंकवादियों की तलाश निरंतर जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने लू के हालात को देखते हुए स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यूनिफॉर्म के नियम में राहत देने और समय में बदलाव करने को कहा गया है। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनरेगा के धन के कथित गबन और अन्य आरोपों के मामले में दूसरे दिन पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा बलों ने एक खुफिया ठिकाने का पता लगाया है और वहां से गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुंबर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आज नजफगढ़ और दक्षिणी दिल्ली के अन्य इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मध्य क्षेत्र के मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी, साईं बाबा मंदिर के पास के स्थान और JLN मेट्रो स्टेशन के क्षेत्र में कार्यवाही योजना है। दिल्ली में शुक्रवार से फिर लू चलने की आशंका है। इस बीच दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी के प्रभाव से चल रही पुरवैया हवाओं की वजह से फिलहाल पारा नीचे है। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर बैठक में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को हिस्सा लिया था, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी।
वहीं भीषण चक्रवात असानी तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। राज्य के नरसापुर में 34 किलोमीटर भीतर तक इसका असर दिखाई दिया। तूफान से आंध्र प्रदेश के कृष्णा के निचले इलाकों, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों और पुडुचेरी के यानम में बाढ़ आ सकती है। आईएमडी चक्रवाती तूफान पर लगातार नजर बनाए हुए है। चक्रवात असानी के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने 5 दक्षिणी जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम और गजपति में हाई अलर्ट की घोषणा की है। एनडीआरएफ के 50 में से 22 दलों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर तैनात किया गया है, जबकि 28 दलों को इन्हीं राज्यों में तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच कोलकाता में मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवात से पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में 44.8 मिलीमीटर बारिश हुई। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। चक्रवाती असानी की आहट के बीच चेन्नई हवाई अड्डे पर हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर और मुंबई सहित कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उपजे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट नेताओं और मुख्य विपक्षी दल समागी जन बलवेगा के साथ बातचीत कर रहे हैं। आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंकाई अधिकारियों ने राजधानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों और सैन्य वाहनों को सड़कों पर तैनात कर दिया है। श्रीलंका ने रक्षा मंत्रालय की सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच आईएमएफ ने कहा है कि वो कर्ज में डूबे श्रीलंका के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखेगा, ताकि नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा शुरू की जा सके। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस वजह से उसे राजनीतिक अस्थिरता का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय उच्चायोग ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। साथ ही उच्चायोग ने कहा कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। श्रीलंका की स्थिति पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच भड़की हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि देश की सेना ने पूर्व में थोड़ी बढ़त हासिल की है। रूसी सेना को खार्किव के निकटवर्ती 4 गांवों से बाहर निकाल दिया गया है। इस बीच रूसी सेना ने डोनबास में बढ़त हासिल की है और पहल की तुलना में इससे पहले अधिक नियंत्रण कर लिया है। रूस की आसान जीत को रोकने की यूक्रेन की क्षमता के उदाहरणों में से एक मारियुपोल है, जहां एक इस्पात संयंत्र में छिपे हुए यूक्रेनी लड़ाकों के रूस को शहर पर पूर्ण नियंत्रण करने से रोक दिया है। इस बीच युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव और आसपास के क्षेत्र पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रमुख टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि WHO ने यूक्रेन और शरणार्थी होस्टिंग देशों के लिए लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक अपील जारी की है। हालांकि संगठन अभी भी 100 मिलियन US डॉलर के फंडिंग गैप का सामना कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कश्मीर में लोक कलाकारों के पारंपरिक नृत्य दम्बली के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।